चलो, पिछले जी सेशन में सर। हम लोगों ने देखा था कि आरबीआई में जब भी कोई कंपनी को रिपोर्टिंग करना है तो उसको आरबीआई के फर्म पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, सबसे पहले एज ए एंटिटी यूजर, वो आपने लास्ट वीडियो में दिखाया था। उसके जी बाद सर। अब ये बिजनेस यूजर रजिस्ट्रेशन क्या है, क्यों करना पड़ता है, वो बता दो जरा। बिजनेस यूजर रजिस्ट्रेशन मतलब पहले तो आपका एंटिटी रजिस्टर हो गया विद पोर्टल। हम्म और मतलब कौन वो यूज करेगा, मतलब हम्म आपका ऑथराइज्ड पर्सन जो भी है, हम्म वो उसका डिटेल्स जाता है। उसके बाद बिजनेस यूजर मतलब हु विल बी अपलोडिंग द रिटर्न्स, ओके। वो होता है बिजनेस यूजर। तो वो बिजनेस यूजर का अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। सो उसके लिए एसएमएफ करके एक यूजर मैनुअल है जो अलग से दिया हुआ है डाउनलोड, तो वो डाउनलोड करना पड़ेगा हम लोगों को तो सर। ये कौन सा है नीचे, रिवाइज यूजर मैनुअल फॉर सेकंड। एसएमएस फर्म जी एप्लीकेशन, जी ठीक है, जी। तो ये यूजर मैनुअल एसएमएफ है। फॉर्म। और जी सर। तो इसका मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अगर एंटिटी रजिस्ट्रेशन कराया सिर्फ आपने, तो आप आरबीआई में कोई भी फॉर्म फाइल नहीं कर सकते जब नहीं तक नहीं, आप। वो तो वन टाइम एंटिटी रजिस्ट्रेशन हो गया वो। हम्म तो फॉर्म फाइल करने के लिए बिजनेस यूजर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। वो कौन कौन से फॉर्म है जो जी इसके थ्रू फाइल हो जाते हैं? सर, एफसीजीपीआर है, एफसीटीआरएस है, और भी फॉर्म्स है वो यूजर एलएलपी, मैनुअल, मतलब डीआई। एलएलपी से। हाँ मतलब सी एफसीजीपीआर, एफसीटीआरएस, एलएलपी 1, हम्म एलएलपी 2, हम्म सीएन, हम्म ईसॉप, डीआई। अभी इतने सारे फॉर्म्स के बारे में इतना तो जानकारी अगर आपको ये नहीं है कोई भी मुझे। फॉर्म फाइल करना है तो आपको आरबीआई में बिजनेस यूजर रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। सबसे पहला, हाँ ये मतलब तो सेकंड स्टेप ये है। हाँ, तो मुझे बताओ, मैं यूजर मैनुअल खोलूँ कि इधर से रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोलूँ? नहीं नहीं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं, आपको बिजनेस यूजर यूजर मैनुअल खोलूँ। रजिस्टर, हाँ यूजर मैनुअल। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप, हम लोग जब भी प्रैक्टिकल देखेंगे तभी, पहले हम ठीक है, लोगों को समझ के लेना पड़ेगा। ये अभी स्क्रीन पे दिख रहा है यूजर मैनुअल। जी यूजर मैनुअल फॉर सिंगल मास्टर फॉर्म, ओके। जी। थोड़ा बड़ा करा। सो सीधा हम लोग इंट्रोडक्शन में जा हाँ, सकते हैं। यूजर मैनुअल फॉर सिंगल मास्टर फॉर्म। तो सिंगल मास्टर फॉर्म मतलब है एक ही पोर्टल में एक ही फॉर्म के थ्रू सब फॉर्म फाइल होंगे, ऐसा? व्हाट इज सिंगल मास्टर फॉर्म? सिंगल सर मास्टर वो फॉर्म, इंट्रोडक्शन में दी। अच्छा हम्म। ठीक है। तो ये इंडेक्स है इसका। अभी हम आते हैं सीधा इंट्रोडक्शन पे। जी। दो जी, इंट्रोडक्शन दे दो इसकी, क्या है बोलो, पढ़ दो और बताती जाओ, समझाती जाओ क्या क्या है। सर, हम्म रिजर्व बैंक in its bi-monthly monetary policy review dated April 5, 2018, announced that with objective of integrating the extant reporting structure of various types of foreign investments in India, it हम्म will introduce a single master form subsumming all the existing reports. तो पहले मुझे से मतलब, हाँ पहले एक ई बीस पे शायद हम्म रिपोर्टिंग होता था। हम्म सो मल्टीपल अभी फॉर्म्स ये थे, मल्टीपल जगह से फाइल हो रहे थे, मल्टी, तो उन्होंने, आरबीआई ने अपनी हाँ। मॉनेटरी पॉलिसी में बोला अब हम ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एक सिंगल मास्टर हम्म। फॉर्म बनाएंगे जिसमें सारी रिपोर्ट्स उसमें कवर हो जाएंगी। ये जी उन्होंने सिर्फ डिसीजन लिया, फिर क्या किया 1.2 में? जी। In order to implement this announcement, Reserve Bank is introducing an online application हम्म forms, that is हम्म foreign investment reporting and management system, हम्म which would provide the SMF. हम्म Forms would be made available online in two phases. हम्म In first phase, the first module with entity master was made available ठीक online. ठीक है। So last के मतलब प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि पहले वो लोगों ने दो फेज में किया था। पहले जो एग्जिस्टिंग कंपनीज थी जिसमें एग्जिस्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट था, हम्म वो लोगों को कंपलसरी एंटिटी मास्टर ड्यूरिंग विद इन अ गिवन पीरियड, रजिस्टर उनको करना वो था एंटिटी कि मास्टर 2018 रजिस्टर में करना उन्होंने था। क्या बोला था, कोई भी कंपनी जिसने कभी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट ली हो, जिसका फॉरेन एक्सपोजर हो, रिगार्डलेस ऑफ उन्होंने हाँ रिपोर्टिंग करी है कि नहीं करी है, दे हैव टू गेट हाँ, देमसेल्फ रजिस्टर्ड विद आरबीआई अंडर फर्म रजिस्टर्ड। पोर्टल। यस ठीक है, और उसके लिए यस। सर्कुलर दिया था उन्होंने। फिर सेकंड फेज में जी। क्या किया इन्होंने? 1.3। सेकेंड तो फेज में मेरा क्या बोलना है रूपाली, क्योंकि 123 हाँ। पेजेस हैं, तो अपने को थोड़ा स्पीड में करना पड़ेगा। स्पीड अप। हाँ ओके ओके।
सो सर बिजनेस यूजर का इतना बड़ा नहीं रहेगा, वो 120 मतलब ये यूजर मैनुअल सब चीज के लिए अच्छा अच्छा, FCGPR ठीक है FCTRS, फिर सो ठीक वी है, विल फिर कवर फिर बिजनेस आराम से यूजर। करो। हाँ मतलब बिजनेस यूजर तो FCGPR FCTRS के लिए अलग सेशन करेंगे तो थोड़ा ठीक है, अच्छा हो मुझे रहेगा लगा खाली मतलब। बिजनेस यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए 123 पेज है तो जल्दी थी। नहीं खाली नहीं नहीं, थोड़े ये अभी पेजेस है तो आराम आराम से करो और सब समझा समझा के करो। हाँ 1.3 हाँ पढ़ो। मतलब ये पूरा का पूरा पूरा कंसोलिडेटेड यूजर मैन्युअल है, ये अच्छा, सारी मतलब कोई भी फाइलिंग्स फॉर्म की। अगर मुझे फाइल करना हो तो मैं इस यूजर मैनुअल को देखूँ तो हाँ मुझे फॉर्म भरना आ जाएगा। जी प्रोवाइडेड, जी। आप एक्सप्लेन करो। हाँ सो और सेकेंड फेज जो है, हम्म सेकेंड फेज 1.3 में दिया हुआ है। इन हम्म सेकेंड फेज द सेकेंड मॉड्यूल हम्म being made available with effect from September 1, मतलब 30th अगस्त तक हम लोगों को 31st अगस्त तक शायद टाइम था हम्म कि पूरा SMF मतलब एंटिटी मास्टर हम्म रजिस्टर करने का। फिर उसके बाद वो लोगों ने 1 अप्रैल 2018 से हम्म SMF इम्प्लीमेंट किया फॉर हम्म FDI रिपोर्टिंग, हम्म which is presently two-step procedure with ARF and FCGPR is merged into single revised form। मतलब पहले ARF फॉर्म और पहले फाइल करना पड़ता था और फिर बाद में FCGPR फाइल करना पड़ता एडवांस, है, which is ये merged। था एडवांस हाँ रिमिटेंस था, ठीक एडवांस है। इंटीम, यस हाँ, एडवांस रिमिटेशन, हाँ रेमिटेंस। हम्म सो वो मर्ज कर दिए फॉर्म्स हम्म और अभी हम लोगों को सिर्फ एक ही फॉर्म हम्म फाइल करना पड़ता है। So 5 forms with FCGPR, FCTRS, हम्म LLP1, LLP2 and CN were being made available for filing in SMF. ठीक है Other 3 forms with ESOP, DI and DRR are being made available for filing with effect from October 23rd, 2018। ठीक है, हो गया ये। हाँ हाँ मतलब ये तो अभी हो ही गया है। हम्म With effect from September 1, 2018, all new filing for 5 forms and other forms with ESOP, DRR, DI हम्म have to be done in SMF only। मतलब जो पहले का EBs वाला हम्म फंड मतलब जो भी प्रोसीजर था वो अभी नहीं रहेगा। ये तो ये मतलब डेट्स जो के भी बाद अभी FDI सिंगल फाइलिंग मास्टर फॉर्म में ही करना है, क्योंकि अब हम लोग करना है। 2021-22 में आ गए हैं। तो अब तो हमें हम्म 100% आरबीआई के फॉर्म्स को इस पोर्टल के थ्रू ही फाइल करना है, एसएमएफ के थ्रू। हाँ मतलब वो तो अभी, हाँ वो तो ये सब अभी पुरानी बातें होगी और ना, तो उसने अभी आज के दिन में हमको पुराने ये हैं। जितने भी फॉर्म्स हैं, चाहे वो LLP1 है, LLP2 है, GPR है, TRS है, CN है, ईसोप है, DRR है, DI है, तो जब जिस जिस फॉर्म पे हम हम्म आएंगे तब देखेंगे वो कैसे भरना है। लेकिन अब ये सब कुछ हम्म एसएमएफ के थ्रू ही करना है। लेकिन एसएमएफ तक करना है। पहुंचेंगे कैसे, तो इसके नीचे भी अगला जो है हाँ 1.4 पढ़ दो। 1.4 मतलब the first module was made available to public for data entry between June 28 till July 12, 2018। हम्म The date was extended to 20th हम्म July for those companies who could not register within the stipulated time period हम्म may register for entity master with effect from September हम्म 1, 2018। हम्म So in this case जो कंपनीज को ऑलरेडी था उनको तो ये 20 जुलाई से पहले करना था। हम्म अगर 20 जुलाई के बाद आपके पास FDI आया है हम्म सो आपको करना है, लेकिन वो टाइम पे उनको एक मतलब वो अभी नहीं देना पड़ता बट वो टाइम पे एक उनको एक लेटर भी अटैच करना पड़ता एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही है, थी कि आपने लेट एक्सप्लेनेशन। क्यों किया, रीजन देना था। हाँ आपने वो विंडो में वो फाइलिंग क्यों नहीं किया, हम्म तो वो एक्सप्लेनेशन अटैच करनी पड़ती थी। लेकिन अभी वो एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है ठीक है क्योंकि हाँ तो दैट however मीन्स, they shall हाँ provide the एक reason। सेकंड, हाँ इसका मतलब क्या हो गया, 4 पैराग्राफ थे जो स्टार्टिंग में। हाँ तो सबसे पहले जी उसने बैकग्राउंड दी कि उन्होंने हमने ऐसे ऐसे पॉलिसी में अनाउंस किया था हम सिंगल फॉर्म करेंगे। फिर उन्होंने बोला जी हम दो दो फेजेस में करें। पहले फेज में उन्होंने हम्म एंटिटी मास्टर अवेलेबल किया। सेकंड फेज में हम्म उन्होंने ये सब फॉर्म्स अवेलेबल किए थ्रू एसएमएफ। फिर जी उन्होंने बोला कि ये फॉर्म का हम लोगों ने टाइम दिया था एंटिटी मास्टर में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए टिल सितंबर, हम्म जुलाई हम्म 20 तक का। और बाद में बोला कि जो भी हम्म करना है इसके बाद तो वो September 1 के बाद करे, और उस टाइम वो अपना रीजन दे कि उसने क्यों नहीं किया उस टाइम हाँ रजिस्ट्रेशन। क्यों नहीं किया है along with authority letter। एब्रीवेशंस क्या है, हाँ बोलो क्या क्या है। NDI rules 2019, हम्म, that is Foreign Exchange Management Non-Debt Instrument Rules, dated October 17, 2019, as amended from time to time। तो इसका मतलब क्या है, अभी कैसे था कि पहले सब फेमा के ओटिस को रेगुलेशन होते थे। अभी उसकी जगह जी इन्होंने रूल्स ला दिए, 2 टाइप के रूल्स लाए।
एक था डेट इंस्ट्रूमेंट, एक नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट। नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट में हाँ एनीथिंग विच इज कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी वो कवर हो रही थी। जी। तो जहाँ पे भी एनडीआई रूल्स लिख रहे हैं तो फेमा नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रूल 2019 को रेफर करना है। जी। और जहाँ फेमा 395 लिखा है वो क्या है? Foreign exchange management, mode of payment and reporting of non-debt instrument regulation 2019। 2019 dated। हाँ, हाँ, अब रूल्स और रेगुलेशन में फर्क पता है आपको? नहीं सर, तो रूल्स मतलब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, और एक्सप्लेन उन कर। रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए रेगुलेशन आरबीआई बनाती अच्छा, है। ओके। रूल्स बड़े हैं मतलब कि आपको ये करना हाँ। है, ये करना है, लेकिन कैसे करना है अभी ऑपरेशनल मैटर है। तो इसके लिए क्या हम्म। रेगुलेशंस है, ये आरबीआई, ऊपर के जो रूल्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के थ्रू आए। ओके। और जो उसके अंदर ये काम कैसे करना है वो आरबीआई हम्म। ने रेगुलेशंस बनाए। तो जहाँ आपको एफएमआ में रेगुलेशन समझो तो वो आरबीआई का काम है, और जहाँ रूल समझोगे वो इसका काम है। उसमें भी ना डिवीजन बटी हुई है इनकी, कि नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट के ओके। सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और डेट वाले आरबीआई करेगा। अच्छा, नॉन डेट मतलब इक्विटी बेस्ड रहता है, इसके हाँ लिए सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ हाँ। तो फेमा 20 आर क्या है? FEMA 20R is foreign exchange management, transfer or issue of security by person resident outside India regulation 2017। एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये क्या है, ये अभी रिपील हो टाइम गया। टू जब ये एक्ट आ गया था, एनडीआई रूल्स आए, तो ये टाइम। 17 वाली रिपील हो गई है। अगर आपको याद हो, आप ओके। एफसीजीपीआर की जब डिक्लेरेशंस देती हो तो उसमें 20 आर एनडीआई फेमा, डिक्लेरेशन। हाँ, तो फेमा 20 आर हाँ लिखा रहता है सीएस के सर्टिफिकेट में। हाँ तो उसका मतलब हाँ वो हाँ इस रूल्स रेगुलेशंस को रेफर कर रहे हैं। हाँ। ओके। ओके। फर्म्स का क्या मतलब है? फॉर्म्स तो पोर्टल का नाम है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सिस्टम, ठीक है। एसएमएफ? हाँ। एसएमएफ इज सिंगल मास्टर फॉर्म। एडी बैंक? एडी बैंक इज ऑथराइज्ड डीलर क्या बैंक। होता हम है लोगों ने ये एडी बैंक? क्या पिछले होता है ये? एडी बैंक को हम लोगों को अपॉइंट करना पड़ता है टू, आई मीन वी हैव टू ओपन अकाउंट विथ a particular bank हम्म। which is able to provide the AD services विच इज to ऑथोराइज्ड बाय receive the आरबीआई fund। टू Yeah, डू हाँ, द फॉरेन एक्सचेंज provide। ट्रांजैक्शंस। Yes। ठीक है, So हर बैंक उससे नहीं कर सकता। जिस चीज ने आरबीआई से लाइसेंस लिया है एज ऑथराइज्ड डीलर, करेक्ट। तो यस। वही बैंक को आपको फेमा के कंटेक्ट में अपॉइंट करना पड़ता है। जी। बीयू क्या है? बीयू? BU इज बिजनेस यूजर, ईएम? जो अभी हम लोग देखेंगे। हम्म। EM is entity master, एलएल? LLP is limited liability partnership, सीएन? CN is convertible ये notes। क्या होता है सीएन? ठीक है, ये स्टार्टअप का कंसेप्ट है। स्टार्टअप को ओके। अगर आपको याद हो डिपॉजिट रूल्स, तो उसमें एक जगह लिखा हुआ है कन्वर्टिबल नोट्स इशूड बाय स्टार्टअप आर एग्जम्प्ट ओके। प्रोवाइडेड दे आर कन्वर्टिबल इनटू इक्विटी फॉर 5 इयर्स। दैट मीन अगर एक ओके। स्टार्टअप सीएन की फॉर्म में बाहर से पैसा लेता है जो हम्म 5 साल के अंदर इक्विटी में कन्वर्ट होने वाला है, और वो टाइम 5 का 10 साल हुआ होगा, तो अपने को नोटिफिकेशन देखनी है। लेकिन उस केस को जो स्टार्टअप फॉरेन से पैसा लेते हैं बाय वे ऑफ कन्वर्टिबल नोट, एक लोन लेते हैं, उसके पीछे एक एग्रीमेंट होता है जो कि उसमें ये ओके। लिखा होता है कि 5 साल के अंदर ये अमाउंट इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके। और ये अच्छा। सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप के लिए है, स्टार्टअप में होता है ये कन्वर्टिबल नोट्स। ओके। ओके। अच्छा, और ये डोमेस्टिक नहीं है, ये मतलब फॉरेन से है, इसलिए फेमा में आ रहा है। हाँ, मतलब डायरेक्टली अभी स्टार्टअप है, कंपनी है, नहीं तो हम्म डायरेक्टली इक्विटी इशू नहीं कर सकते। हम्म। इसके लिए ये उनको लोन लेने कन्वर्टेबल की नोट्स। पावर है विद कन्वर्टिबल, हम्म। और उसके पीछे बैक्ड बाय ना एग्रीमेंट रहता है। ओके। ओके। और ये स्टार्टअप के लिए स्पेशल है, और ये बाहर से पैसा आता है। तो कोई किसी ने अच्छा, ग्रुप में डाला था क्या कि इंडियन कंपनी डोमेस्टिक इशू इन्वेस्टर से सीएन ले सकती है, हम्म तो उसका आंसर था नहीं। इंडियन कंपनी डोमेस्टिक इन्वेस्टर से कन्वर्टिबल नोट से सीएन। पैसा ले सकती है क्या? तो नहीं ले सकती, क्योंकि अच्छा, कन्वर्टिबल नोट नहीं में ले सकते। बाहर से पैसा आना है, इसलिए फेमा के रूल्स में आया पड़ा, क्योंकि जी। इसमें फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व है। बाहर से पैसा तो हम्म फॉरेन एक्सचेंज से आएगा ना। हाँ, ईसॉप क्या होता है? तो स्टार्टअप पे हम लोगों को एक सेशन करना हाँ, चाहिए। है ना, होगा अभी। 2 किया मैंने, उसके आगे भी करेंगे। हाँ, ठीक है। ठीक है। ईसॉप क्या होता है? ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। क्या होती है वो? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस
मतलब what I understand here is employee stock option, अगर कंपनी का कोई एम्प्लॉय फॉरेनर है हम्म, and company is offering them the stock option and नहीं, that स्टॉक person ऑप्शन is होती क्या है? exercising. स्टॉक ऑप्शन पर से क्या है? Stock option is company, it is a मतलब मैं बताता हूँ ब्रीफ में। कंपनी हाँ ऑप्शन दे रही है किसको? अपने एम्प्लॉय को। किस चीज की? कि एम्प्लॉयज हमारी कंपनी के शेयर आप एक प्रीडिटरमाइंड प्राइस में फ्यूचर में खरीद सकते हो। हाँ ठीक है, अब ये एम्प्लॉय इंडियन भी हो सकता है, ये एम्प्लॉय आउटसाइड भी हो सकता है। हो सकता है जी। जब तक इंडियन है कोई इशू नहीं है, फेमा नहीं आया इन्वॉल्व। हम्म, लेकिन अगर नहीं आया। आउटसाइड है एम्प्लॉय तो वो तो पैसा फॉरेन हम्म, एक्सचेंज में देगा, जी तो उसको आपको शेयर इशू कर रहे हैं, तो वहां पे फेमा इस कंटेक्स्ट में आता है जब आप ईसोप इशू करते हो ऐसे एम्प्लॉयज को जो फॉरेन में रहते हैं। अभी जी टीसीएस है, इन्फोसिस है, उसके सारे इंडियन एम्प्लॉय नहीं है ना, उनके बाहर के भी एम्प्लॉय हो नहीं सकते हैं। है, राइट। तो उस केस में जब ईसोप जो है अदर देन इंडियन लोगों को दिया जाता है, तो उनके लिए जो कंप्लायंस करनी है उसके लिए भी आपको फर्म पोर्टल पे ही आना पड़ेगा। ओके। हाँ, डीआर हाँ मतलब डिपॉजिट, हाँ, फाइलिंग जी। डिपॉजिटरी रिसीट क्या होती है? सर एडीआर जीडीआर डीआर इसके आगे जो भी है वो आप ही एक्सप्लेन कीजिए। डीआर जो होता है, अभी समझो हम्म आप एक इंडियन कंपनी हो, हम्म, हम्म आपको फॉरेन में पैसा लेना है, हम्म तो आपकी कंपनी की क्रेडिबिलिटी को जानते नहीं, लेकिन इंडियन लोग जानते हैं, जैसे रिलायंस है। तो रिलायंस क्या हम्म करेगा, अपने शेयर्स जो है वो अलॉट करेगा और एक हम्म डिपॉजिटरी के पास जमा करा देगा, इंडियन डिपॉजिटरी के पास। हाँ ठीक है, जी। उसके बदले में डिपॉजिटरी उसको रिसीट्स देगा डिनोमिनेशन में जो भी उन्होंने रखी है, हम्म ये बोलते हुए कि इस कंपनी के हमारे पास शेयर सेफ पड़े हैं हमारे हाथ में। हम्म अब ये जो रिसीट्स है वो फॉरेनर्स में इशू की जाएंगी और उसके बदले में उनसे डॉलर लिए जाएंगे। तो फॉरेनर्स के, डिपॉजिटरी विल हाँ, इशू। तो फॉरेनर के हाथ में शेयर सर्टिफिकेट नहीं है, उनके हाथ में एक रिसीट है, जैसे बैंक नोट होता है जिसमें लिखा हम्म था आरबीआई हम पे करने का वादा करते हैं। प्रॉमिस करते हैं, हाँ तो हाँ। वैसे उस नोट के ऊपर डीपी ये लिख के देता है कि भाई इसके इस कंपनी के इतने शेयर हमारे पास सेफ पड़े हैं, तो ये बैक्ड है, ये जो रिसीट है हाँ इसके पीछे इस हाँ कंपनी के एक्स नंबर ऑफ शेयर हमारे पास पड़े हुए हैं। दोज आर अंडरलाइन शेयर्स। हाँ, तो उसको बोलते हैं डिपॉजिटरी रिसीट। अब ये जो डिपॉजिटरी ओके रिसीट है, जब आप अमेरिकन से पैसा लेते हो तो बन जाती है एडीआर। जब ये आप अमेरिकन लोगों से पैसा ओके। लेते हो तो ये डिपॉजिटरी रिसीट अमेरिका में जाके बेचते हो आप अपनी। और बट ये अगर, सर अमेरिकन, हाँ हाँ, मतलब मुझे ऐसे लगता था कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट मतलब अमेरिका की डिपॉजिटरी इंडिया को नहीं इशू नहीं, करती है। रिवर्स है, रिवर्स है। अच्छा इंडियन कंपनियां, ओके। इंडियन कंपनियां अमेरिका से जब पैसा ले रही है बाय वे ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट, तो वो है एडीआर। हाँ और अमेरिका को छोड़ के किसी से भी ले रही है तो वो है जीडीआर। हाँ। सो सर ये अमेरिका के लिए इतना स्पेशल ट्रीटमेंट अमेरिका के क्यों लिए है? जो लॉज हैं वो स्ट्रिक्ट है। इवन अगर आप प्रोस्पेक्टस भी देखोगे तो उसमें एक लाइन लिखी रहती है कि हम अमेरिकन रूल्स के हिसाब से नहीं दे रहे हैं इसको, ये अमेरिका के लिए नहीं है। अच्छा उनकी ओके। सिक्योरिटीज के जो रेगुलेशन है बहुत स्ट्रिक्ट है, तो इसलिए उसको वो लोग करते हैं। डाउनस्ट्रीम जी। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? सर उस दिन हम लोगों ने हम्म, डिस्कस किया था ये डाउनस्ट्रीम क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। वाया वाया, डाउनस्ट्रीम, एक ने हाँ नीचे किया और वाया नीचे। वाया। हाँ हाँ मतलब एक कंपनी ने आपने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया है। हम्म नहीं सॉरी, आपकी कंपनी में आप एक कंपनी हो, आपकी कंपनी में कंपनी ए ने इन्वेस्ट किया है, लेकिन हम्म कंपनी ए ने फॉरेन से पैसा लाया है। हम्म तो वो फॉरेन से पैसा जो आया है वो आप कंपनी बी को नहीं पता है कि हम्म ये का पैसा हम्म फॉरेन से आया है। और वो इंडियन में लगा रही है तो तो डाउनस्ट्रीम नीचे की हाँ तरफ वो आ रही है हाँ इन्वेस्टमेंट। हाँ हाँ सो ये पर वो है ठीक है, ये भी डाउनस्ट्रीम अपना में। प्राइमा फेसी है, मैं भी इतना अथॉरिटी से इसको नहीं बोलूंगा जब तक हम नीचे इसको देख नहीं लेते। हम्म जी लेकिन अभी जी। जो आपने इंटरप्रिटेशन दी कि एक इंडियन कंपनी हम्म जिसके अंदर फॉरेन का पैसा लगा है और वो इंडियन कंपनी नीचे किसी और इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, तो टेक्निकली हाँ इंडियन कंपनी को ये लगेगा कि मेरे को डोमेस्टिक कंपनी ने इन्वेस्ट किया, लेकिन उसमें पैसा फॉरेन फंड का लगा है इनडायरेक्टली। हाँ तो इस सो चीज को आप बोल हाँ रहे हो सो डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट। जी। ठीक है, तो अब ये, मतलब हाँ इस इस चीज में ओनर्स फाइलिंग का किसके ऊपर आता है वगैरह तो शायद हम लोग आगे हाँ, वो सब आएगा देखेंगे तो जैसे पता जैसे जिस चलेगा। फॉर्म में आएगा। अब टेक्निकली जितने भी हैं उतने फॉर्म्स आएंगे जो आपको कभी ना कभी हम्म आरबीआई में फाइल करने पड़ेंगे अगर आप बड़ी कंपनी में जाओगे। करेक्ट। इनवी क्या जी है? इन्वेस्टमेंट व्हीकल, जिसके थ्रू इन्वेस्टमेंट होती है। ओके हाँ। ये एब्रीविएशन थी।
तो जहाँ पे भी ये लिखा है उससे ये हम्म, मतलब निकालने का, और मैंने थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया ताकि आपको इंटरेस्ट रहे जब वो पढ़ोगे। फर्म्स क्या है? आगे डेफिनेशन। हम्म, अब डेफिनेशंस की बात करते फर्म्स हैं। Firms is an online reporting platform for reporting of foreign investment in India in हम्म SMF. हम्म FEMA 395 हम्म uh, prescribes for the reporting of foreign investment in India हम्म through various returns. हम्म Firms provide one-stop shop हम्म to 24/7 online reporting facility for the अब यहाँ पे जो applicant. फेमा 395 का रेफरेंस हो रहा है, 2018 में यही रेगुलेशंस थे, लेकिन 2019 में ये रिपील हो गए और उसकी जगह एनडीआई रूल Repeal. चल जाएंगे। तो फर्म क्या है? फर्म एक ऑनलाइन पोर्टल है, जैसे एमसीए का पोर्टल है, जैसे बीएससी एनएससी का पोर्टल है, वैसे आरबीआई ने भी अपना पोर्टल बनाया है कि मेरे फॉर्म आप इस मेरे पोर्टल के थ्रू फाइल करो। लेकिन सर फेमा 395 तो 2019 के नहीं रेगुलेशन है, नहीं नॉन डेट। नहीं नहीं, ऊपर हम लोगों ने देखा ना, मोड ऑफ पेमेंट एंड अच्छा रिपोर्टिंग हाँ, ऑफ सॉरी नॉन सॉरी, डेट हाँ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, हाँ वो हाँ उसके अंदर है, जो जो एनडीआई रूल्स के अंदर आरबीआई ने रेगुलेशन हाँ बनाए हैं कि आपको कौन कौन से फॉर्म कब कब फाइल करने हैं। हाँ ये उसके बारे में। जी जी। ठीक है, एसएमएफ क्या है? हाँ मतलब यहाँ पे एक हाईलाइट करना चाहूंगी कि नाउ द, पहले हम लोगों को फाइलिंग करने के लिए रिस्ट्रिक्शन हुआ करता था। ऑफ हम्म, कोर्स फिजिकल फाइलिंग में तो रिस्ट्रिक्शन था। हम्म, फॉर्म्स आने के बाद एक एडवांटेज है कि नाउ 24/7 यू कैन हम्म, फाइल योर कभी भी आप कर एप्लीकेशन। सकते हो आरओसी की तरह, जब मन करे जी लॉगिन करो और अपलोड कर दो। जी। SMF, a master form which provides for reporting of 9 forms हम्म, for foreign investment, that is हम्म। FCGPR, FCTRS, LLP1, LLP2, CN, सर सीएन क्या DRR, हो गया अभी? कन्वर्टिबल नोट, डीआरआर, convertible note, ईसॉप, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ESOP, और डाउनस्ट्रीम DI। इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट व्हीकल। हाँ ओके, और ये सर, कब कब? DRR ऊपर कंसेप्ट हुआ है क्या? नहीं है, DRR नहीं हुआ। देखो है क्या? मतलब ये डिपॉजिटरी रिसिट्स ही है शायद, DRR, क्योंकि ऊपर DR, ADR, GDR हुआ। देखते हैं ना अभी नीचे जब तो आएगा ये, तो। हाँ ठीक है ठीक है, जितना आप सिखाओगे हमें उतना ही पता चलेगा, उससे ज्यादा नहीं पता है। जी। ठीक है। With effect बिजनेस from, यूजर, yeah, अब बिजनेस यूजर business, है क्या हाँ जिसका हम रजिस्ट्रेशन की बात करें? हु इज बिजनेस यूजर? हाँ, the applicant reporting for the transaction in single master form at firms. A BU can use his login credentials for only the entity that has authorized him, her to report the transaction. If a person wants to act as BU of another entity, he must register himself separately. Further, at the time of registration, BU has to select the IFSC code of the bank which would approve the eKYC explained under the head registration of business user, and reporting would be made in SMF. In case IFSC details are changed, that is BU wishes to submit the reporting to another branch or another bank, the entity being the same, he or she needs to repeat the registration process for business user with the new IFSC code and obtain a separate login. मतलब ये ऐसे हो गया कि सिंगल डिटेल गेट चेंज, यू हैव टू अप्लाई फॉर अ न्यू बिजनेस यूजर रजिस्ट्रेशन। अभी इसमें पहले बिजनेस मतलब यूजर कौन हो आपका, गया सबसे पहले? हु इज बिजनेस यूजर? मतलब द पर्सन हु इज ऑथोराइज्ड टू फाइल द फॉर्म। रिपोर्ट। हाँ तो सबसे पहले आई मीन, ऑथराइजेशन कंपलसरी हाँ है, बिना ऑथराइजेशन के कोई नहीं हो सकता। हाँ यस। और फिर एक और एंटिटी के लिए और एक ही बीयू, हाँ, ऐसा? मतलब सिर्फ ऑथोराइजेशन नहीं, वो ऑथोराइजेशन आपको प्रॉपरली जाके रजिस्टर भी करना है फॉर्म्स हम्म पोर्टल को। हम्म After that, you will get a login credentials हम्म from Forms portal, हम्म। and those login credentials is your identity to RBI. और ये कंपनी स्पेसिफिक है, दैट मीन्स एक Company कंपनी और specific, एक पर्सन, एक लॉगिन आईडी। हाँ हाँ, company specific and detail specific. मतलब हम्म if there is a detail, any change in the detail, you have to go and do your business user registration again. हाँ, तो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल तो क्या मतलब, हुआ? सपोज अगर अभी मैं हाँ पैसा आईसीआईसीआई बैंक से ले रहा हूँ, हाँ ठीक है, और मैं एज ए कंपनी सेक्रेटरी ऑथोराइज हो रहा हूँ, तो मेरे को बोर्ड ऑथोराइज करेगा जी पहले कि गौरव जो है वो जी। रिपोर्टिंग करेगा फर्म पोर्टफोलियो में विद रिस्पेक्ट टू हम्म, ट्रांजेक्शंस ऑफ एफडीआई रिसीव थ्रू आईसीआईसीआई बैंक। सो वहाँ पे बैंक की हाँ डिटेल भी रजिस्टर होगी, उसका बैंक का आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट डिटेल सब आएंगी। फिर उसके बाद हम्म ये बोल रहे हैं अगर बैंक आपने चेंज किया बाद में बैंक,
तो आपको अलग से लॉगिन लेना पड़ेगा। जी और अगर मैं ही जी किसी और कंपनी का बनना चाहता हूँ तो मेरे इसी लॉगिन आईडी से नहीं कर सकता, मुझे अलग से एक नया लॉगिन आईडी लेना पड़ेगा। कंपनी स्पेसिफिक है तो हाँ, वही। तो यही इवन होगा ना फिर। ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक है। हम्म मतलब अगर आपकी कंपनी है, आपने अभी 2019 में आपने एक शेयर ट्रांसफर किया, हम्म FCTRS फाइल किया, हम्म उसके बाद आपने 2020 में बायबैक किया, हम्म तो बायबैक और आपका ये हम्म मतलब आपका अ, अ, TRS। आपका जो, हाँ, FCTRS ट्रांजैक्शन और बायबैक का ट्रांजैक्शन, वो भी अलग अलग बिजनेस यूजर रजिस्ट्रेशन से तो होगा। मतलब आप ये कहना चाह रही हो कि जितनी ट्रांजैक्शन उतने बिजनेस यूजर, उतनी लॉगिन आईडी। जी जी। कि मुझको ऐसा लग रहा है कि अगर एक कंपनी है, एक बैंक है, हम्म और इनके थ्रू आप जितनी हम्म भी ट्रांजेक्शन्स कर रही हो वो सेम लॉगिन आईडी में जा सकती है, सो लॉन्ग एज बैंक सेम है और कंपनी सेम है और यूजर सेम है। देखते हैं आगे चल के इस पर क्लैरिटी लेते हैं। हाँ देख। लेकिन मेरे को जो इंटरप्रिटेशन इससे आ रही है वो ये आ रही है कि अगर मैं हम्म राइट मूव लिमिटेड FDI मंगाती हूँ ICICI बैंक के थ्रू, हम्म तो यहाँ पे बैंक की डिटेल डालनी है। ठीक है, जब ये बंद होगा तो रिज्वाइन कर लेना, क्लोज। जी सर। तो मुझे अपनी डिटेल्स हम्म मंगानी है, तो जो हम्म बैंक की डिटेल है वो मैंने अपलोड करी, मेरी कंपनी की डिटेल अपलोड करी और मेरी डिटेल अपलोड करी। सो लॉन्ग एज हम्म इन 3 वेरिएबल में चेंज नहीं हो रहा है तो सेम लॉगिन आईडी पासवर्ड चलना चाहिए। हम्म, ठीक है सर, इसमें आगे मैं अपन भी, इसको मेरा भी हाँ व्यू आगे स्ट्रांग है। जी। क्लैरिटी लेंगे कि क्या ओके। ट्रांजैक्शन बेस्ड है कि ये डिटेल बेस्ड है, कि हम्म अगर कंपनी की डिटेल, यूजर की डिटेल और हम्म बैंक की डिटेल सेम रहती है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, तो सेम लॉगिन आईडी से हम हम्म। अपलोड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये हमारा क्वेश्चन है जिसका आंसर हमें एंड तक मिल जाना चाहिए। जी। ई KYC क्या है? eKYC is every business user has to be eKYC verified before any reporting can be हम्म made in single master form. हम्म This would ensure that only genuine logins are made available in firm's application. हम्म All eKYC would be verified by AD Bank. So ये तो जो eKYC रहता है वो हम्म क्या इन है केस ये? ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस में ये eKYC AD बैंक हम लोगों को प्रोवाइड करता है, नहीं 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 कंपनी को। नहीं नहीं, ये देखो, बिजनेस यूजर हैज टू बी ई KYC वेरीफाइड, इट इज नॉट अबाउट द पर्सन हु इज रिमिटिंग मनी। सो सपोज अगर मुझे आपने बिजनेस यूजर बनाया ओके तो मेरे को ई KYC वेरीफाइड होना है, ओके। राइट? उसके नीचे आएगा जो आप बोल रहे हो, मेरे ख्याल से वो KYC में आएगा। हम्म। अब जनरली हाँ वो ई रेमिटेंस, राइट KYC राइट क्या रहती है, उसने राइट मेरे राइट। को लॉगिन आईडी भेजा, OTP मांगा, मैंने रजिस्टर कर दिया, तो मेरे ख्याल से हाँ ये OTP बेस्ड रहेगा। देखेंगे, OTP बेस्ड नहीं तो जैसे भी है, मतलब ये ठीक है, जब अभी भी आप देखते हैं रजिस्टर रिसेंट। करेंगे तो वो आपका ईमेल हम्म आईडी और मोबाइल नंबर जो भी है वो वेरीफाई कराएगा, उसको मेरी नज़र में ई KYC बोलते हैं। और FAQ बोल रहा है कि वो जो रजिस्ट्रेशन है वो बिजनेस यूजर का होना है। एक बार जी। दोबारा पढ़ दो फोर्थ, कि मैं उसी कंटेक्स्ट में सही बोल रहा हूँ कि नहीं। एवरी हाँ हाँ, मुझे तो कंफ्यूजन हो गया eKYC और हम्म KYC में। हम्म Every business user has to be eKYC verified before any reporting can be made in single master form. तो बिजनेस This यूजर तो would वही पर्सन ensure, है जो फॉर्म फाइल कर रहा है। हाँ, so हम्म this would ensure that only genuine logins are made available in firm's application. हम्म All eKYC would be verified by the AD banks. आगे KYC। Know your customer. For remittance received from non-resident investor, the KYC of the same is to be provided along with the SMA form. हाँ, ये है जो हम लोगों को जो भी SMA form हम लोग फाइल करते हैं, तो AD Bank will provide you this KYC. और फॉर्मेट क्या है इसका? हाँ, फॉर्मेट दिया हुआ है। तो इस फॉर्मेट में हमको बैंक देगा, क्या क्या डिटेल देगा वो? जी। Registered name of the remitter or हम्म investor, हम्म if the investor is an individual हम्म name. Okay. क्या क्या चीजें देखो, रजिस्टर नेम देना हाँ है। सुनो मैं बताता हूँ। हाँ तो हाँ। KYC फॉर्म जो जिससे भी हमें पैसा मिल रहा है, तो बैंक से जो हमें KYC हम्म फॉर्म आएगा, नो योर कस्टमर, तो किसी कस्टमर की क्या डिटेल पता होनी चाहिए, उसका नाम क्या है, जी। सबसे पहले रजिस्टर्ड नाम क्या हम्म है, फिर हम्म रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो जिस बैंक के थ्रू वो रिमिट कर रहा हम्म है वहां पे वो उसको एक यूनिक हम्म ID नंबर देंगे जिसके थ्रू उसकी पहचान होगी, हम्म तो वो नंबर हमको लिखा हुआ आएगा।
कि हम ये जी। डालेंगे तो किसी भी बैंक से जो आरबीआई है वो निकाल सकता है उसकी डिटेल, उसका एड्रेस हाँ रहेगा। मतलब, हाँ उन्होंने जो ब्रैकेट में दिया है वो मैं पढ़ रही थी, मतलब हम्म इन्वेस्टर अगर आप इंडिविजुअल हो तो नाम, और हम्म अगर कंपनी जो या फिर है कोई तो रजिस्टर्ड नेम, ऑर्गेनाइजेशन मैं है कंपनी है तो तो रजिस्टर्ड। राइट मूव लिमिटेड, और इन्वेस्टर है तो हाँ रूपाली वैद्या। तो रजिस्ट्रेशन नंबर जी। में उन्होंने दिया A12345, ये आईडी नंबर हो गया। फिर उसका रजिस्टर्ड हम्म। एड्रेस, कंपनी का रजिस्टर्ड जी। एड्रेस जो आरओसी के रिकॉर्ड में उनके रहेगा, फॉरेनर्स हैं तो हम्म। उनके यहाँ पे, और हम्म। परमानेंट अकाउंट नंबर जहाँ, परमानेंट एड्रेस जहाँ पे वो रहता है। फिर किस करेक्ट। बैंक से पैसा आ रहा है उस बैंक का नाम, उसका बैंक अकाउंट नंबर, और कितने टाइम से उसका हम्म। उस बैंक में अकाउंट नंबर है। जी। और यहाँ पे जो यूनिक आईडी नंबर है, जैसे हमारे यहाँ आधार पैन कार्ड चलता है, वहाँ पे पासपोर्ट नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर और एनी यूनिक नंबर जो है वो चलेगा। तो बेस्ड ऑन द ये कंट्रीज। इक्विवेलेंट है। हमारे जैसे पैन कार्ड है तो उनके यहाँ कौन सा कार्ड है, हम्म। पासपोर्ट नंबर है तो पासपोर्ट नंबर, सोशल सिक्योरिटी हमारा आधार कार्ड का इक्विवेलेंट है, तो वो हम्म। डिटेल इसमें लिखी रहेगी। और फिर वो सर्टिफाई जी। करेगा हाँ अथराइज मतलब, एडी बैंक, ये जो करेक्ट। इन्फॉर्मेशन है वो हमको एक्यूरेट है और हम्म। हमको बाहर से आई है। हम्म। डेट प्लेस टाइम, तो ये तो केवाईसी का फॉर्मेट आपको बैंक प्रोवाइड करेगा। हाँ मतलब ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में मतलब यू कैन चेक तो बैंक से अभी आने हम के बाद अभी हमने ये चार फॉर्मेट चार में वर्ड चाहिए। पढ़े डेफिनेशंस में। हम्म। हमने पढ़ा हम्म। फर्म, फर्म वो पोर्टल है जिसके थ्रू ये सब फाइलिंग होनी है। एसएमएफ वो फॉर्म है जी। जिसके थ्रू जो भी 9 आरबीआई के फॉर्म्स हैं वो फाइल होंगे। बिजनेस यूजर वो पर्सन है जो फर्म में रजिस्टर करके फॉर्म्स फाइल करेगा, और उसके लिए हम्म। उसको अथोराइज होना पड़ता है, उसका अथोराइजेशन लेटर रजिस्टर करना पड़ता है। और फिर अगर एक आदमी दो कंपनियों के लिए भी रजिस्टर हो सकता है, लेकिन उसको सेपरेट सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो एक आदमी के पास दो जी। लॉगिन आईडी हो सकती है, दो अलग अलग कंपनियों की। तो ऐसा नहीं है हाँ। कि यूनिक एक पर्सन एक ही कंपनी में बन सकता है, एक पर्सन मल्टीपल कंपनी में बन सकता है, प्रोवाइडेड हर कंपनी उसको ऑथराइजेशन दे। फिर बैंक की जी। अगर कोई भी डिटेल चेंज हुई तो आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नया लेना पड़ेगा, नया बिजनेस यूजर आईडी बनाना पड़ेगा। हाँ मतलब डिटेल कुछ चेंज हुआ और तो। पर्पस क्यों है बैंक डिटेल का, बिकॉज जो डिटेल बैंक ब्रांच की डिटेल डालोगे उस बैंक ब्रांच में आपका फॉर्म जाएगा अप्रूव होने के लिए। जी। तो सबसे आप पहले मुंबई तो के हो, वहां पे हाँ प्रोसेस अगर आप होगा। मुंबई के हो और गलती से आपने कलकत्ता का फॉर्म का आईएफसी डाल दिया, तो आपको वहां पे जाके हम्म। फॉलोअप करना पड़ेगा। हाँ। ई केवाईसी है कि हर राइट। बिजनेस यूजर को ई केवाईसी कंप्लाइंट होना है। और उसके लिए वो अपना जो जैसे ओटीपी लेते एडी हैं, से वेरीफाई करवाना। ईमेल आईडी हम्म। कंफर्म कराते हैं, वो ई केवाईसी है, इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी। जी। और नो यूर कस्टमर में जिस पे भी हमें पैसा मिल रहा है उसके जो क्रेडेंशियल्स है वो हमको एडी बैंक जो है वो प्रोवाइड करेगा, और उसका इन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है आरबीआई ने, तो आप अपनी हम्म। चॉइस का फॉर्मेट नहीं ले सकते। तो केवाईसी जी। की जो है वो इस फॉर्मेट में ही होनी है, जिसमें नाम, उसका यूनिक आईडी जो आधार कार्ड, पासपोर्ट नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर, उसका रजिस्टर्ड एड्रेस, उसके बैंक का नाम, बैंक अकाउंट नंबर, और कितने टाइम से वो वहाँ उस बैंक में रिलेशन है उसका। और नीचे ये हम्म। सर्टिफिकेशन एडी बैंक देगा कि जो इन्फॉर्मेशन ऊपर दी है वो करेक्ट है। ठीक है, ये डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी। और इससे पहले हम लोगों ने एब्रीवेशंस पढ़ी थी। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ये 3-4 मिनट पढ़े तो मैं बंद करके इसको फिर हाँ। रीज्वाइन करेंगे। तो ये एनडीआई रूल्स क्या होता जी है, सर। फेमा 395 क्या है, फेमा 20 आर हम्म। क्या है, फर्म, एसएमएफ, एडी बैंक, बिजनेस यूजर क्या है, हम्म। एंटिटी मास्टर क्या है, एलएलपी क्या है, सीएन क्या है, ईसोप क्या है, डिपॉजिटरी रिसीट्स क्या होती हैं, डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट क्या है, और इन्वेस्टमेंट व्हीकल क्या है, ये हम लोगों ने देखा था पहले। राइट। ठीक है, अभी मैं ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ और आप रीज्वाइन करो दोबारा, तो आराम से शांति से जी 40 सर। मिनट और करेंगे। हम्म।